हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैंसर के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैंसर एक असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है उसको आगे अभी हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, कोशिकाओं का एक विशेषता होता है कि इनमें कांटेक्ट इनहिबिशन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात यदि हिंदी में कहें तो संस्पर्श संदमन की क्षमता पाई जाती है। अब ये क्या है? देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि त्वचा पर कहीं कोई घाव बन जाए या कहीं पे कोई चोट लग जाए या कट लग जाए, उसके कारण त्वचा में उस स्थान की कोशिकाएं मृत हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, एक चित्र के रूप में इसको स्पष्ट करते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई घाव बना, ठीक हो गया, यहाँ की कोशिकाएं मृत हो गई। अब देखिए, जो समीप की कोशिकाएं हैं, इस तरह तो समीप में कोशिकाएं होंगे ही। ये समीप की कोशिकाएं विभाजित होकर इस स्थान को भर देते हैं, नए कोशिकाएं बनाएंगे, जिसके कारण ये भर जाएगा और यहाँ पर जो त्वचा होता है वो पूर्णतः पहले जैसा हो जाता है। तो देखिए, इन कोशिकाओं में पूर्णतः नियंत्रित विभाजन पाया जाता है। ये कोशिकाएं जब विभाजित करते हैं तो जैसे ही दूसरी कोशिका के संपर्क में आते हैं, इनका विभाजन रुक जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से देखें तो जैसे ही यह कोशिका इस कोशिका के दूसरे कोशिका के संपर्क में आएगा तो इसका विभाजन रुक जाएगा। इसी तरीके से इनको भी देख सकते हैं, इनमें विभाजन रुक जाएगा। ये भी समीप की कोशिका के संपर्क में आएगा तो इसमें विभाजन रुक जाएगा। तो कोशिकाओं का यह क्षमता ही कहलाता है कांटेक्ट इनहिबिशन, अर्थात जैसे ही कोई कोशिका दूसरी कोशिका के संपर्क में आता है तो उसका विभाजन रुक जाता है। और इस प्रकार हम देखेंगे कि इन कोशिकाओं में पूर्णतः नियंत्रित विभाजन होता है, अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित विभाजन। अब मान लीजिए इन कोशिकाओं का कांटेक्ट इनहिबिशन क्षमता समाप्त हो जाए, तब कैसा स्थिति होगा उसको आप इस चित्र में समझिए। जब ये समीपस्थ कोशिकाओं का कांटेक्ट इनहिबिशन क्षमता समाप्त हो जाएगा तो ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करेंगे इस तरह से, और लगातार विभाजित होकर ये पूरा कोशिकाओं का पहाड़ बना देते हैं। अर्थात हमको एक ट्यूमर या गांठ जैसा संरचना दिखाई देगा। यही कहलाता है अबोर्ध या ट्यूमर। इसी को हम कहते हैं कैंसर। यहाँ देखिए, इन कोशिकाओं का कांटेक्ट इनहिबिशन क्षमता समाप्त हो गया, जिसके कारण ये पूर्णतः अनियंत्रित विभाजन और विकास कर रहे हैं, और इसी के कारण यहाँ पर ट्यूमर हो गया। अब देखिए, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, और ये ऊतक कैसा है? पूर्णतः असंगठित है। इसको हम संगठित थोड़ी कहेंगे। तो असंगठित ऊतक वृद्धि एक बीमारी हो गया, और यही कहलाता है कैंसर। ट्यूमर को ही कैंसर कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो कोशिकाएं जिनका कांटेक्ट इनहिबिशन क्षमता समाप्त हो गया है, और जिस कोशिका के कारण ये जो ट्यूमर बना, हो सकता है कई कोशिकाएं हो सकता है कोई एक कोशिका हो, जैसे मान लीजिए हम इसको भी मान सकते हैं। तो जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है, ऐसी कोशिका को कहते हैं नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक कोशिका। और इस तरह का रूपांतरण हम शरीर के किन्हीं कोशिकाओं में भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्वचा की कोशिकाओं में ऐसा होगा, ऐसा नहीं, कई जगह हो सकता है। जैसे फेफड़े का कैंसर होता है, वहाँ भी हो सकता है, या फिर रक्त का कैंसर, ल्यूकीमिया जिसको कहते हैं, वहाँ WBC भी इस तरह से रूपांतरित हो सकते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पर कैंसर होता है वहाँ पर की कोशिकाएं इस तरह से रूपांतरित होकर नियोप्लास्टिक कोशिका में बदल जाते हैं। ये जो नियोप्लास्टिक कोशिका है, ये समीपस्थ कोशिकाओं से भी पोषण को ग्रहण करता है और तेजी से विभाजन और वृद्धि करता है। तो इनको भी कुछ नुकसान पहुंचाया। अब देखिए, यहाँ जो ट्यूमर बना, ये दो तरह के हो सकते हैं। पहला, ये ट्यूमर अपने स्थान तक सीमित रहेगा, अर्थात इसकी कोशिकाएं सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे। और दूसरा, इसकी कोशिकाएं कुछ निकलकर रक्त और लसिका के द्वारा शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचते हैं, अन्य भागों तक पहुंचेंगे, और वहां पर
इनमें पुनः इसी तरह का अनियंत्रित विभाजन और विकास होगा, अर्थात वहाँ पर भी ये ट्यूमर उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पहला प्रकार जिसमें ट्यूमर की कोशिका एक निश्चित स्थान तक सीमित होते हैं, इसको कहते हैं सुदम या बिनाइन ट्यूमर, और जिसमें ये ट्यूमर की कोशिकाएं निकलकर शरीर के अन्य हिस्सों तक जा सकते हैं, ये कहलाता है दुर्दम या मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें जो बिनाइन ट्यूमर है ये कम घातक होता है, जबकि जो मैलिग्नेंट है या दुर्दम है ये ज़्यादा घातक होता है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि ये जो कोशिकाएं यहाँ से निकलकर रक्त या लसिका के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाकर वहाँ पर जब ट्यूमर उत्पन्न करते हैं तो यह क्रिया कहलाता है मेटास्टेसिस। तो एक शब्द आप ये भी ध्यान रखेंगे, मेटास्टेसिस। देखिए ट्यूमर दो तरह का होता है, पहला है सुदम या बिनाइन। इस प्रकार के ट्यूमर में ट्यूमर की कोशिकाएं अपने मूल स्थान तक सीमित होते हैं और जिसके कारण इनमें मामूली क्षति होता है। दूसरा है दुर्दम या मैलिग्नेंट। इस प्रकार के ट्यूमर में ट्यूमर की कोशिकाएं रक्त या लसिका के द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों पर जाकर वहाँ पर भी ट्यूमर उत्पन्न कर देते हैं और इस कारण इससे बहुत अधिक क्षति होता है। और इस प्रकार का गुण क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। तो इसमें मेटास्टेसिस का गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं ट्यूमर के लक्षणों की। पहला लक्षण तो हम ये ले लें कि कोई ऐसा गांठ, क्योंकि कोशिका ट्यूमर के रूप में होते हैं, तो कोई ऐसा गांठ जो बिना दर्द का हो तो वह कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, कहीं पर कोई ऐसा घाव जो बहुत लंबे समय तक भरने का नाम न ले रहा हो तो भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तिल या मस्सा में अचानक परिवर्तन उसके रंग और आकार दोनों में, ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। गले की बीमारी जो बहुत लंबे समय तक हो तो भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। रक्त का स्राव होना, खासतौर पर महिलाओं में मासिक चक्र बंद हो जाने के बाद भी रक्त का अनियमित स्राव होना, ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई ऐसा अल्सर जो इलाज के बाद भी ठीक ना हो रहा हो तो भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये कुछ लक्षणें हैं। अब चलिए देखते हैं कि किस कारण से सामान्य कोशिकाएं कैंसर जन्य कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं, अर्थात कैंसर के कारण क्या हैं। तो इसके कारकों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। कोशिका के भीतर जो गुणसूत्र अर्थात जो डीएनए पाए जाते हैं, उन डीएनए के संगठन में यदि कोई अचानक परिवर्तन हो जाए तो वह म्यूटेशन कहलाता है और इसके कारण भी यह कैंसर जन्य कोशिका में परिवर्तित हो सकता है। दूसरा, भौतिक कारक। ये भी कैंसर के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। इसमें दोनों प्रकार की किरणें, चाहे वो आयनकारी किरण हो जैसे एक्सरे और गामा रे, या फिर अआयनकारी किरण हो जैसे अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणें, तो इनके कारण भी कैंसर होता है। अगला देखें रासायनिक कारक। तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ भी हैं जिनके कारण कैंसर होता है, जैसे निकोटीन। यह तंबाकू में पाया जाता है, इसलिए तंबाकू से जो भी सामान बनाए जाते हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, किसी प्रकार के पान मसाला गुटखा हो, उन सब के कारण भी कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। दूसरा है लेड। यह जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम और कोयला के दहन से उत्पन्न होता है, तो इसके कारण भी कैंसर उत्पन्न हो सकता है। कीटनाशक में जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं उनके कारण भी कैंसर हो सकता है। तो ये रासायनिक कारक हैं। और अंतिम है चौथा, जैविक कारक। देखिए कुछ जीवों में ऐसे जीन पाए जाते हैं जिनके कारण कैंसर होता है। इन जीनों को कहते हैं ऑन्कोजीन। जैसे देखिए जो वायरस कैंसर उत्पन्न करता है या जिसमें यह जीन उपस्थित होगा, उस वायरस को कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। तो इस प्रकार के जीव भी होते हैं जिनके कारण कैंसर होता है, सामान्यतः वायरस ही होते हैं। तो ये 4 कारण हैं जिनसे कैंसर होता है। अब आइए हम देखें कि कैंसर की पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए कैंसर के कुछ पहचान के तरीके हैं। पहला है बायोप्सी परीक्षण। इस प्रकार के परीक्षण में जिस ऊतक पर शक होता है उस ऊतक के छोटे से टुकड़े को काटकर उसका अभिरंजन किया जाता है और उसके बाद उसका रोग विज्ञानी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट। इस प्रकार के परीक्षण में ऊतक की कोशिकाओं का जो वृद्धि है या उसका विभाजन है, उसमें कोशिकाएं कितनी तीव्रता से गुणन कर रही हैं
उसका गणना करके पहचान किया जाता है। रेडियोग्राफी और एक्सरे, इसके द्वारा आंतरिक अंगों में होने वाले कैंसर का पता लगाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण है सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखिए इसमें भी एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आंतरिक अंगों का त्रिविम चित्रण प्राप्त होता है, तो इसमें थोड़ा सा उससे और अच्छे तरीके से पता लगाया जाएगा। अगला है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह सबसे सटीक और सुरक्षित तकनीक है। इसमें देखिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, और यह सबसे सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी आयनकारी विकिरणों का प्रयोग नहीं किया जाता, तो एकदम सटीक परिणाम भी देता है। और एक और तरीका है एंटीबॉडी का उपयोग। देखिए सभी प्रकार के कैंसरों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कुछ विशिष्ट प्रकार के कैंसर प्रतिजन होते हैं जो किसी विशेष एंटीबॉडी से रिएक्ट करते हैं, तो इसके द्वारा भी कैंसर का पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो देखिए इसके उपचार के लिए कुछ विधियां हैं। इसमें या तो सिंगल उपयोग किया जा सकता है या कई विधियों को एक साथ प्रयोग करते हैं। पहला है शल्य क्रिया या सर्जरी। इसमें ट्यूमर को उस हिस्से से काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा है विकिरण चिकित्सा या विकिरण सिकाई जिसको कहते हैं, रेडियोथेरेपी। इसके द्वारा लेजर किरणों को शरीर के भीतर बहुत ही सुरक्षित तरीके से प्रवेश कराया जाता है, और जहाँ पर ट्यूमर की जो सेल हैं उन सेल को उसी लेजर किरणों के द्वारा नष्ट किया जाता है। तीसरा है रसायन चिकित्सा या कीमोथेरेपी। इसमें देखिए कुछ रसायनों अर्थात दवाइयों का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे बालों का झड़ना। जो कैंसर में जो दवाई दिए जाते हैं उसी के कारण बाल झड़ते हैं, या अरक्तता, रक्त की कमी हो जाता है। अगला है प्रतिरक्षा चिकित्सा, इम्यूनोथेरेपी। देखिए इसके अंतर्गत शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाता है, अर्थात बाहर से एंटीबॉडी दिए जाते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा इसका उपचार किया जाता है। अब इसके बाद हम कैंसर के कुछ प्रकारों को भी देख लेते हैं। तो देखिए शरीर के जिस भाग पर, जिस अंग पर कैंसर होता है उसके आधार पर इसके प्रकारों के नाम कर दिए गए हैं। पहला प्रकार है कार्सिनोमास। यह इपिथीलियम ऊतक पर होने वाला कैंसर है, और मनुष्य में सर्वाधिक इसी प्रकार के कैंसर पाए जाते हैं। इसके उदाहरण में देखेंगे तो फेफड़े का कैंसर, स्तन का कैंसर, अमाशय का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, सब इसी के उदाहरण हैं। दूसरा है सार्कोमास। यह संयोजी ऊतक पर होने वाला कैंसर है। तीसरा है लिम्फोमास। यह लिम्फेटिक टिश्यू पर होने वाला कैंसर है। और चौथा ल्यूकेमिया, इसे रक्त का कैंसर भी कहते हैं। इसमें रक्त में WBC की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप कैंसर के बारे में समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।